हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPSC 111 जिसका टाइटल है परंपरागत राजनीतिक दर्शन। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके आओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 तक का लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खासकर के लिए बनाया गया है। तो धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन की तरफ, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक विचारों की व्याख्या करने के लिए पाठ और संदर्भ दृष्टिकोण की जांच कीजिए। आंसर कहता है राजनीतिक विचारों की व्याख्या करने के लिए पाठ और संदर्भ दृष्टिकोण दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पाठ दृष्टिकोण में किसी विचार के मूल ग्रंथों, भाषा, तर्क और अवधारणाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी राजनीतिक विचार को समझने के लिए उसके शब्दों और तर्कों का शुद्ध अर्थ निकालना आवश्यक है। यह विधि विचारों की आंतरिक संगति और सैद्धांतिक स्पष्टता और जोर देती है। अगला स्टेप, दूसरी ओर संदर्भ दृष्टिकोण राजनीतिक विचारों को उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में समझने पर बल देता है। इसके अनुसार कोई भी विचार अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसलिए विचारक के युग, घटनाओं और समस्याओं को जाने बिना किसी विचारों की सही व्याख्या संभव नहीं है। अगला स्टेप, उदाहरण के लिए किसी विचारक के लोकतंत्र संबंधी विचारों को समझने के लिए उसके समय की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिति को जानना आवश्यक होता है। अतः राजनीतिक विचारों की समय व्याख्या के लिए पाठ और संदर्भ दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय जरूरी है, क्योंकि केवल पाठ या केवल संदर्भ से पूर्ण समझ प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में मिलते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य के लिए योग्य और नैतिक नागरिक तैयार करना है। वे शिक्षा को व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समग्र विकास का साधन मानते हैं। अगला स्टेप, प्लेटो ने शिक्षा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनका चरित्र निर्माण और शारीरिक विकास हो सके। इसके बाद योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए चुना जाता है, जिसमें गणित, ज्यामिति, खगोलशास्त्र और दर्शन का अध्ययन कराया जाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अंतिम चरण दर्शन यानी कि फिलॉसफी है, जहाँ व्यक्ति सत्य और ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। इसी आधार पर वे दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग की कल्पना देते हैं, जो राज्य का सर्वोत्तम शासक होता है। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही, ताकि समाज में समानता और अनुशासन बना रहे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं,
बल्कि नैतिकता, न्याय और आदर्श जीवन मूल्यों का विकास करना भी है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आदर्शवाद पर आधारित है और एक आदर्श समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्लेषण कीजिए कि अरस्तुतिवादी राज्य एक जीवित प्राणी के साथ तुलनीय कैसे है। आंसर, अरस्तुतिवादी ने राज्य को एक जीवित प्राणी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के समान माना है। उनके अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और सजीव इकाई है जो मानव जीवन की आवश्यकताओं से विकसित होती है। अरस्तु के अनुसार जैसे एक जीवित प्राणी के विभिन्न अंग हृदय, मस्तिष्क, हाथ पैर मिलकर उसके अस्तित्व को बनाए रखते हैं, वैसे ही राज्य भी परिवार, ग्राम और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है और सभी मिलकर समग्रता को बनाए रखते हैं। यदि किसी एक अंग में दोष हो जाए तो पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राज्य के किसी एक हिस्से में असंतुलन पूरे राज्य को प्रभावित करता है। अगला स्टेप, इसके अतिरिक्त अरस्तु मानते हैं कि जैसे जीवित प्राणी का एक उद्देश्य टेलस होता है वैसे ही राज्य का भी एक लक्ष्य होता है। सद्गुणपूर्ण और श्रेष्ठ जीवन की गुड लाइफ की प्राप्ति राज्य केवल जीवन निर्वाह के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य और जीवित प्राणी में समानता उनके संरचना, कार्य और उद्देश्य में है। यही कारण है कि वे राज्य को एक सजीव, स्वाभाविक और समन्वित इकाई के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। थॉमस हॉब्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवायथन में सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रारंभिक अवस्था को प्राकृतिक अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है, जहाँ कोई सरकार या कानून नहीं था। इस अवस्था में मनुष्य स्वार्थी, भयभीत और असुरक्षित था, जिससे जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पशुवत और अल्पकालीन हो जाता है। हॉब्स के अनुसार इस अराजक स्थिति से बचने के लिए लोगों ने आपस में एक सामाजिक अनुबंध किया। इस अनुबंध के तहत सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार एक सर्वोच्च सत्ता यानी कि सोवेरियन को सौंप दिए ताकि वह शांति और व्यवस्था बनाए रख सके। यह सर्वोच्च सत्ता एक राजा या सभा हो सकती है। हॉब्स के सिद्धांत में संप्रभु की शक्ति असीमित और निरंकुश होती है, क्योंकि यदि शक्ति सीमित होगी तो पुनः अराजकता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नागरिकों को संप्रभु के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अगला स्टेप, हालांकि हॉब्स ने यह भी माना कि
व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार बना रहता है, जिससे वह किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। हॉब्स का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सुरक्षा और व्यवस्था की स्थापना पर आधारित है, जहां राज्य की शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या कीजिए कि मैकियावेली ने यह तर्क क्यों दिया कि राज्य नैतिकता से अधिक महत्वपूर्ण है। निकोलो मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी कि द प्रिंस में यह तर्क दिया कि राज्य यानी कि स्टेट की सुरक्षा और स्थिरता नैतिकता यानी कि मॉरलिटी से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके विचार व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक और यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक थे। मैकियावेली का मानना था कि राजनीति का क्षेत्र नैतिकता से अलग होता है। शासक का पहला कर्तव्य राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखना है। यदि नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से राज्य कमज़ोर होता है या खतरे में पड़ता है, तो शासक को नैतिकता का त्याग कर देना चाहिए। अगला स्टेप, उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, छलपूर्ण और अस्थिर होता है। ऐसे में यदि शासक केवल नैतिकता का पालन करेगा तो वह अपने शत्रुओं से हार सकता है। इसलिए शासक को चतुर, कठोर और कभी-कभी निर्दयी होना पड़ता है। अगला स्टेप, मैकियावेली के अनुसार उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है। अर्थात यदि राज्य की रक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करनी हो तो किसी भी उपाय का उपयोग किया जा सकता है। अगला स्टेप, उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करते हुए राज्य हित यानी कि रीजन ऑफ स्टेट को सर्वोपरि माना। उनके विचारों ने आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 6, लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का आधार माना जाता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कि स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य स्वतंत्र और समान था तथा उसके पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार थे। लेकिन इस अवस्था में इन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं थी, क्योंकि कोई निष्पक्ष सत्ता या कानून लागू करने वाली संस्था नहीं थी। अगला स्टेप, इस असुरक्षा को दूर करने के लिए मनुष्यों ने आपसी सहमति से एक सामाजिक समझौता किया। इस समझौते के तहत लोगों ने अपनी कुछ शक्तियां एक सरकार को सौंप दी ताकि उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। स्टेप अगला, लोग यह भी मानते हैं कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए और वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यदि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती या लोगों के अधिकारों का हनन करती है तो जनता को उसे बदलने या हटाने का अधिकार है। अगला स्टेप, लोग का
सामाजिक समझौता सिद्धांत लोकतंत्र, सीमित सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य यानी कि आइडियल स्टेट न्याय और नैतिकता पर आधारित होता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में ऐसे राज्य की कल्पना की है जहां समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है: उत्पादक यानी कि किसान या कारीगर, दूसरा है रक्षक यानी कि सैनिक, और शासक यानी कि दार्शनिक। इन तीनों वर्गों का अपना अपना कर्तव्य होता है और जब हर वर्ग अपना कार्य सही ढंग से करता है तभी राज्य में न्याय स्थापित होता है। अगला स्टेप, प्लेटो के अनुसार राज्य का सर्वोच्च शासक दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए। दार्शनिक राजा वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान, बुद्धि और सत्य का प्रेमी हो। वह स्वार्थ, लालच और निजी हितों से ऊपर उठकर केवल समाज के कल्याण के लिए शासन करता है। प्लेटो मानते थे कि सामान्य लोग अज्ञान के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते, इसलिए शासन का दायित्व ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सत्य और न्याय को भली भांति समझता हो। स्टेप अगला, दार्शनिक राजा कठोर शिक्षा और प्रशिक्षण के बाद तैयार होता है जिससे उसमें विवेक, संयम और नैतिकता विकसित होती है। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि पूरे राज्य का हित होता है। स्टेप अगला, प्लेटो का आदर्श राज्य एक ऐसा संगठित है और संतुलित समाज है जहां दार्शनिक राजा के नेतृत्व में न्याय, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता पर अरस्तु की धारणा को स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के अनुसार नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की धारणा राज्य के स्वरूप और उद्देश्य से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी पॉलिटिक्स में नागरिक की परिभाषा देते हुए कहा कि नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु के अनुसार केवल राज्य में रहना या जन्म लेना नागरिकता के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तविक नागरिक वही है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करता है, जैसे विधानसभा में भाग लेना या न्यायालय में निर्णय देना। इस प्रकार नागरिकता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। स्टेप अगला, उन्होंने नागरिकता को नैतिक और राजनीतिक विकास का साधन माना। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य अच्छा जीवन यानी कि गुड लाइफ प्रदान करना है और नागरिक इसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने गुणों का विकास करते हैं। अगला स्टेप, हालांकि अरस्तु की नागरिकता की धारणा सीमित थी, उन्होंने महिलाओं, दासों और कारीगरों को पूर्ण नागरिकता से बाहर रखा क्योंकि उनके अनुसार ये वर्ग शासन कार्यों में सक्रिय भागीदारी नहीं रह सकते। अगला स्टेप, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा
सहभागिता, कर्तव्य और नैतिक विकास पर आधारित है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों की आधारशिला मानी जाती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। चलिए आंसर है, निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। 15वीं-16वीं शताब्दी में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान। इन राज्यों के बीच निरंतर संघर्ष और सत्ता के लिए षड्यंत्र चलते रहते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी। विदेशी आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण कारक था, जैसे फ्रांस और स्पेन जैसे शक्तिशाली देशों ने इटली के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। इस कारण इटली की एकता और सुरक्षा खतरे में पड़ गई। इन परिस्थितियों ने मैकियावेली को एक मजबूत और प्रभावी शासक की आवश्यकता का विचार दिया। अगला स्टेप, मैकियावेली स्वयं फ्लोरेंस की राजनीति से जुड़े थे और उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र, विश्वासघात और सत्ता संघर्ष को करीब से देखा। उनके निर्वासन यानी कि एग्जाइल ने भी उनके विचारों को प्रभावित किया, जिसके दौरान उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति यानी कि द प्रिंस लिखी। अगला स्टेप, इसके अलावा पुनर्जागरण काल का प्रभाव भी महत्वपूर्ण था, जिसमें यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म और मानव केंद्रित सोच को बढ़ावा मिला। मैकियावेली ने नैतिकता से अलग होकर राजनीति को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा। स्टेप अगला, इटली की राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप, व्यक्तिगत अनुभव और पुनर्जागरण के प्रभाव में मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को आकार दिया। क्वेश्चन नंबर 10, हॉब्स की प्रकृति की स्थिति और प्रकृति के नियम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। थॉमस हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति लेवायथन में प्रकृति की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ नेचर और प्रकृति के नियम यानी कि लॉस ऑफ नेचर की अवधारणाओं को विस्तार से समझाया है। स्टेप अगला, हॉब्स के अनुसार प्रकृति की स्थिति वह अवस्था है जहाँ कोई राज्य, कानून या सत्ता नहीं होती। इस स्थिति में सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान होते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता अराजकता को जन्म देती है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है, जिससे सबके विरुद्ध युद्ध यानी कि वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और छोटा यानी कि सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट होता है। स्टेप अगला, इस अराजक स्थिति से बचने के लिए हॉब्स ने प्रकृति के नियम की अवधारणा दी। ये ऐसे तर्कसंगत नियम है जो मनुष्य को शांति और सुरक्षा की ओर ले जाते हैं।
पहला नियम है शांति की खोज करना। दूसरा, अपने कुछ अधिकारों का त्याग कर दूसरों के साथ समझौता करना। अच्छा है, बहुत अच्छा सोच है। अगला स्टेप है, इन्हीं नियमों के आधार पर लोग आपस में सामाजिक अनुबंधन करते हैं और एक सर्वशक्तिमान राज्य की स्थापना करते हैं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। अगला स्टेप, हॉब्स की ये अवधारणाएं राज्य की आवश्यकता और उसकी शक्ति को उचित ठहराती है। प्लेटो के पारलौकिक रूपों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए और उनके राजनीतिक और नैतिक दर्शन में अच्छे का प्रारूप यानी कि फॉर्म ऑफ द गुड की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्लेटो का आंसर देखिए, प्लेटो का पारलौकिक रूपों का सिद्धांत यानी कि कहता है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, उनके दर्शन का केंद्रीय तत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तविक संसार से परे एक आदर्श और शाश्वत संसार होता है जहाँ रूप यानी कि फॉर्म या आइडियाज स्थित है। भौतिक जगत की वस्तुएं इन आदर्श रूपों की केवल अपूर्ण प्रतियां होती है। उदाहरण के लिए संसार की सभी सुंदर वस्तुएं सौंदर्य के रूप की अपूर्ण झलक मात्र है। चलिए स्टेप अगला है, प्लेटो के अनुसार ज्ञान यानी कि ट्रू नॉलेज केवल इन शाश्वत रूपों को समझने से ही संभव है, न कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव से। इस प्रकार उनका दर्शन बौद्धिक यानी कि रैशनल और आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक है। इन रूपों में सबसे सर्वोच्च अच्छे का प्रारूप यानी कि फॉर्म ऑफ द गुड है, जो सभी अन्य रूपों का स्रोत और आधार है। यह सूर्य के समान है, जो न केवल वस्तुओं को प्रकाश देता है बल्कि उन्हें अस्तित्व भी प्रदान करता है। अच्छे का प्रारूप को जानना ही सच्चा ज्ञान और सत्य की प्राप्ति है। राजनीतिक और नैतिक दर्शन में इसकी विशेष प्रासंगिकता है। प्लेटो के अनुसार केवल वही व्यक्ति शासन करने योग्य है जिसने अच्छे के रूप का ज्ञान प्राप्त किया हो। यही दार्शनिक राजा है। ऐसा शासक न्याय, सत्य और नैतिकता के आधार पर राज्य का संचालन करता है। अच्छे का प्रारूप प्लेटो के नैतिक आदर्शों और आदर्श राज्य की नींव है, जो समाज में न्याय और समरदाव स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, अरस्तु के सर्वोत्तम साध्य राज्य के विचार की व्याख्या कीजिए। अरस्तु ने अपनी कृति यानी कि पॉलिटिक्स में सर्वोत्तम साध्य राज्य यानी कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट का विचार प्रस्तुत किया। अरस्तु आदर्शवादी कल्पनाओं के बजाय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं।
उनके अनुसार ऐसा राज्य सर्वोत्तम है जो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहारिक रूप से संभव हो और नागरिक को अच्छा जीवन यानी कि गुड लाइफ प्रदान करे। अगला स्टेप, अरस्तु के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य केवल जीवन रक्षा नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक विकास है। इसलिए सर्वोत्तम राज्य वह है जहां नागरिकों में सद्गुण यानी कि वर्च्यू का विकास हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग यानी कि गोल्डन मीन पर आधारित समाज का समर्थन किया। अगला स्टेप, उन्होंने मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास को राज्य की स्थिरता का आधार माना। उनके अनुसार अत्यधिक धनवान और अत्यधिक गरीब वर्ग के बीच संघर्ष होता है, जबकि मध्यम वर्ग संतुलन बनाए रखता है। इसलिए सर्वोत्तम माध्य साध्य राज्य में मध्यम वर्ग का प्रभुत्व होना चाहिए। स्टेप अगला, शासन प्रणाली के संदर्भ में अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वोत्तम माना जो लोकतंत्र और अभिजात तंत्र का मिश्रण है। यह प्रणाली संतुलित और स्थिर होती है। अरस्तु का सर्वोत्तम साध्य राज्य व्यवहारिकता, संतुलन और नैतिक विकास पर आधारित है, जो आदर्श और वास्तविकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मैकियावेली शास्त्रीय और आधुनिक राजनीतिक दर्शन के बीच का सेतु है। मूल्यांकन कीजिए। आंसर है निकोलो मैकियावेली को शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल और आधुनिक यानी कि मॉडर्न राजनीतिक दर्शन के बीच सेतु माना जाता है। शास्त्रीय चिंतकों जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल ने राजनीति को नैतिकता और आदर्शों से जोड़ा, जबकि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग कर यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म पर आधारित किया। स्टेप अगला, उन्होंने अपनी कृति द प्रिंस में सत्ता प्राप्ति और संरक्षण के व्यवहारिक उपाय बताए। उनके अनुसार शासक का मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और स्थिरता होना चाहिए, चाहे इसके लिए कठोर या अनैतिक उपाय ही क्यों न अपनाने पड़े। मैकियावेली ने आदर्शवाद से हटकर शक्ति, सत्ता और व्यवहारिक राजनीति पर जोर दिया, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मानी जाती है। फिर भी वे राज्य की एकता और स्थिरता जैसे शास्त्रीय उद्देश्यों को महत्व देते हैं। इसलिए वे दोनों परंपराओं के बीच सेतु के रूप में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संप्रभुता की अवधारणा के विशेष संदर्भ में
हॉब्स के राज्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसका व्याख्या करने बोल रहा है? संप्रभुता, है ना। चलिए आगे आंसर देखिए क्या है। थॉमस हॉब्स ने अपनी कृति लेवायथन में संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी, है ना, को राज्य का केंद्रीय तत्व माना। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अराजकता और सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति होती है, जिससे बचने के लिए लोग सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगला स्टेप है, इस अनुबंधन के तहत लोग अपने सभी अधिकार एक सर्वशक्तिमान सत्ता को सौंप देते हैं। यह सब संप्रभु व्यक्ति या सभा हो सकता है, लेकिन इसकी शक्ति पूर्ण और अविभाज्य होती है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु कानून मनाता है, न्याय करता है और शांति बनाए रखता है। उसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से फिर अराजकता लौट आएगी। हॉब्स का राज्य सिद्धांत संप्रभुता की निरंकुश और सर्वोच्च सत्ता पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, लॉक का संपत्ति का सिद्धांत उनके राजनीतिक दर्शन का केंद्र है, स्पष्ट कीजिए ना। आंसर है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी का सिद्धांत केंद्रीय स्थान रखता है। उन्होंने अपनी कृति टू ट्रेटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में बताया कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों में जीवन यानी कि लाइफ, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी ना शामिल है। अगला स्टेप, लॉक के अनुसार संपत्ति का आधार श्रम का सिद्धांत यानी कि लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है। जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को प्रकृति के संसाधनों के साथ मिलाता है तो वह वस्तु उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जमीन पर खेती करता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। इस प्रकार संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम है। अगला स्टेप, लॉक के अनुसार राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन प्राकृतिक अधिकारों, विशेषकर संपत्ति की रक्षा करना है। यदि राज्य इन अधिकारों की रक्षा करने में असफल होता है या उनका हनन करता है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। अगला स्टेप, लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सीमित भी किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति उतनी ही संपत्ति ले सकता है जितनी वह उपयोग कर सके और दूसरों के लिए भी पर्याप्त संसाधन छोड़ दे। अगला स्टेप, लॉक का संपत्ति सिद्धांत उनके पूरे राजनीतिक दर्शन का आधार है, क्योंकि इसी के माध्यम से वे राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
प्लेटो और अरस्तु के आकार के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ फॉर्म पर एक तुलनात्मक निबंध लिखिए। क्या लिखने बोल रहे हैं? निबंध लिखने बोल रहे हैं ना। प्लेटो और अरस्तु के आधार पर एक निबंध लिखने बोल रहे हैं ना। प्लेटो और अरस्तु दोनों महान यूनानी दार्शनिक थे, लेकिन उनके आकार यानी कि फॉर्म संबंधी विचारों में महत्वपूर्ण अंतर है। अगला स्टेप, प्लेटो के अनुसार आकार एक पारलौकिक और शाश्वत संसार में विद्यमान होते हैं। भौतिक जगत की वस्तुएं इन आदर्श रूपों की केवल अपूर्ण प्रतियां हैं। उदाहरण के लिए संसार की सभी सुंदर वस्तुएं सौंदर्य के रूप की छाया मात्र है। प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान इन्हीं शाश्वत रूपों को समझने से प्राप्त होता है। इसके विपरीत अरस्तु ने प्लेटो के इस विचार का विरोध किया। उनके अनुसार आकार किसी अलग संसार में नहीं बल्कि वस्तुओं के भीतर ही निहित यानी कि इमेनेंट होते हैं। हर वस्तु पदार्थ यानी कि मैटर और आकार से मिलकर बनी होती है। इस सिद्धांत को हाइलोमॉर्फिज्म कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार ज्ञान इंद्रिय, अनुभव और तर्क के माध्यम से प्राप्त होता है। मुख्य अंतर यह है कि प्लेटो आदर्शवादी आइडियलिस्ट है, जबकि अरस्तु यथार्थवादी यानी कि रियलिस्ट है। प्लेटो ने रूपों को स्वतंत्र और सर्वोच्च माना, जबकि अरस्तु ने उन्हें वस्तुओं के भीतर ही स्थित बताया। अगला, प्लेटो और अरस्तु के आकार के सिद्धांत में समानता होते हुए भी उनकी व्याख्या और दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर है, जो पश्चिमी दर्शन की दो अलग धाराओं को दर्शाता है। चलिए, इस 4 नंबर क्वेश्चन नंबर बांटिए। 16 नंबर का 4 नंबर है, 16 का 4 है। निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। क नंबर, नारीवादी संख्या। नारीवादी संख्या वह दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से समाज, राजनीति, साहित्य और इतिहास को महिलाओं के अनुभवों और लैंगिक समानता के संदर्भ में समझा जाता है। इसका उद्देश्य पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्चल व्यवस्था की आलोचना करना और महिलाओं के अधिकारों, समान अवसरों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। यह दिखाता है कि कैसे पारंपरिक विचारों और संस्थाओं में महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है। नारीवादी व्याख्या केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना पर भी बल देती है। नंबर ख, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और उन्हें कोई भी सत्ता छीन नहीं सकती। जॉन लॉक के अनुसार जीवन,
स्वतंत्रता और संपत्ति प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है। ये अधिकार मानव की संभावित गरिमा और स्वतंत्र अस्तित्व से जुड़े होते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार इनका उल्लंघन करती है तो नागरिकों को उसका विरोध करने का अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आधारशिला माने जाते हैं। नंबर ग, निजी और सार्वजनिक नैतिकता। निजी नैतिकता यानी कि प्राइवेट मोरालिटी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, आचरण और मूल्यों से संबंधित होती है, जैसे ईमानदारी, परिवार के प्रति कर्तव्य और व्यक्तिगत आचरण। इसके विपरीत सार्वजनिक नैतिकता समाज और राज्य के स्तर पर लागू होती है, जैसे न्याय, समानता और कानून का पालन। कई बार दोनों में टकराव भी होता है, जैसे कोई व्यक्ति निजी रूप से सही मानता हो लेकिन समाज के नियम उससे भिन्न हो। एक संतुलित समाज के लिए आवश्यक है कि निजी और सार्वजनिक नैतिकता के बीच समन्वय बना रहे। नंबर घ, उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या, है ना। आंसर है उत्तर आधुनिकतावादी व्याख्या वह दृष्टिकोण है जो सार्वभौमिक सत्य और एकमात्र वास्तविकता के विचार को चुनौती देता है। यह मानता है कि सत्य और ज्ञान सापेक्ष होते हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संदर्भों पर निर्भर करते हैं। इस दृष्टिकोण में शक्ति, भाषा और विमर्श की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह पारंपरिक सिद्धांतों और महान कथाओं की आलोचना करता है और विविधता, बहुलता तथा अलग अलग दृष्टिकोणों को महत्व देता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विचारों पर आधारित है। इसके अनुसार समाज का आधार आर्थिक संरचना होती है जो वर्गों में विभाजित रहती है, शोषक और शोषित। यह दृष्टिकोण मानता है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन और समानता के लिए क्रांति आवश्यक है। मार्क्सवाद एक वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता है। नंबर 4, मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचार। आंसर है निकोलो मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, चंचल और अस्थिर होता है। लोग अपने हितों के लिए जल्दी से निष्ठा बदल सकते हैं और भय या लाभ से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए शासक को मानव स्वभाव को समझते हुए कठोर और व्यवहारिक नीतियाँ अपनानी चाहिए। मैकियावेली का मानना था कि केवल नैतिकता के आधार पर शासन संभव नहीं है, बल्कि शक्ति, चतुराई और कभी-कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। उनके विचार यथार्थवादी राजनीति
को दर्शाते हैं। नंबर 6, सीमित सरकार। सीमित सरकार वह अवधारणा है जिसमें राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि वह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। जॉन लोके ने इस विचार का समर्थन किया। उनके अनुसार सरकार का मुख्य कार्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। यह सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र, संवैधानिक शासन और कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की नींव है। नंबर 4, लेवियाथन। लेवियाथन थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध कृति है जिसमें उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता को स्पष्ट किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अराजकता और असुरक्षा होती है, इसलिए लोग सामाजिक अनुबंध के माध्यम से अपनी शक्तियों एक सर्वोच्च सत्ता को सौंप देते हैं। यही सर्वशक्तिमान राज्य लेवियाथन कहलाता है, जो शांति और व्यवस्था बनाए रखता है। यह राज्य निरंकुश होता है और इसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता है ताकि समाज में अराजकता न फैले। नंबर 6, प्लेटो का पत्तियों और संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने अपनी कृति यानी कि द रिपब्लिक में रक्षक यानी कि गार्डियन वर्ग के लिए पत्तियों और संपत्ति के साम्यवाद का विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इस वर्ग के लोगों के पास निजी संपत्ति या निजी परिवार नहीं होना चाहिए। स्त्रियां और बच्चे सामूहिक रूप से राज्य के अधीन होंगे। इसका उद्देश्य स्वार्थ, लालच और पारिवारिक पक्षपात को समाप्त कर राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा सुनिश्चित करना है। प्लेटो मानते थे कि इससे एकता, समानता और न्याय स्थापित होगा क्योंकि शासक वर्ग केवल सार्वजनिक हित में कार्य करेगा। नंबर 11, अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार नागरिकता वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भाग लेता है। उन्होंने अपनी कृति पॉलिटिक्स में बताया कि केवल राज्य में रहना नागरिकता के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी आवश्यक है। अरस्तु ने नागरिकता को नैतिक और बौद्धिक विकास का साधन माना। हालांकि उनकी नागरिकता की अवधारणा सीमित थी क्योंकि उन्होंने महिलाओं, दासों और श्रमिकों को इससे बाहर रखा। नंबर 2, गैडेमर द्वारा दी गई सत्तामूलक अनिवार्यता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आंसर है हंस ग्योर्ग गाडामर के अनुसार सत्तामूलक अनिवार्यता का मतलब है कि समझना मनुष्य के अस्तित्व का आवश्यक हिस्सा है। यानी समझ केवल दिमाग की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम किसी भी बात या पाठ को अपने अनुभव
परंपरा और समय के अनुसार समझते हैं। गेडामर कहते हैं कि हमारे पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी समझ को प्रभावित करते हैं, इसलिए समझ हमेशा बदलती रहती है, लेकिन यह मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। नंबर 8, मूल पाठ। विषयक और सांदर्भिक पठन से आप क्या समझते हैं? आंसर, मूल पाठ विषयक पठन का अर्थ है कि किसी पाठ को उसके शब्दों, भाषा, शैली और संरचना के आधार पर समझना। इसमें ध्यान केवल पाठ के भीतर निहित अर्थ पर केंद्रित रहता है। इसके विपरीत सांदर्भिक पठन में पाठ को उसके ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों के साथ समझा जाता है। इसमें लेखन की पृष्ठभूमि, समय काल और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। दोनों पठन विधियों महत्वपूर्ण हैं। मूल पाठ पठन पाठ के आंतरिक अर्थ को स्पष्ट करता है, जबकि सांदर्भिक पठन उसके व्यापक और गहरे अर्थ को समझने में सहायता करता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ये ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका क्लास। तो मैं बता दूं कि मेरा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी शुरू में ही, स्टार्ट में ही मेंशन किया गया है। तो अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया करके आप चाहे इंस्टाग्राम में या तो फेसबुक में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।